लेक्चर 16 फर्स्ट बाइक राइड। मास्टर आद्या के गुरु, जिन्होंने उसे कराटे, बॉक्सिंग जैसी और भी सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाए और ना सिर्फ सिखाए बल्कि उन सभी चीज़ों में उसे एक्सपर्ट भी बना दिया। वो चाहते थे कि आद्या आगे उसी में अपना करियर बनाए, लेकिन आद्या ने अपने पेरेंट्स के सपनों को चुना और उस पर काम करने लगी। लेकिन मास्टर के साथ वो अब भी थी। सिद्ध के बाद एक वही थे जिनसे आद्या थोड़ी बहुत डरती थी। यहाँ इस बॉक्सिंग रिंग में आद्या हमेशा नहीं आती थी जब उसे पैसों की जरूरत होती, या फिर जब वो इमोशनली बहुत वीक या फिर बहुत गुस्सा होती, तभी वो यहाँ आती थी और अपने अंदर के सारे इमोशन को, गुस्से को उतार देती। सिद्ध को या फिर मास्टर को ये बात पता चली ये आद्या कभी नहीं चाहती थी और यही वजह थी कि उसने यहाँ अपना नाम आद्या ना बताकर आर्या बताया था। मार्टन ठीक आद्या के पीछे ही था। आद्या बड़े ही आसानी से वह मौजूद ऊंची कंपाउंड वॉल पर चढ़ गई और पल भर में ही दूसरी ओर जंप कर दी। मार्टन का गुस्सा उसकी ये करतब देख और बढ़ गया और उसने भी उसी की तरह वॉल पर से छलांग लगाई। आद्या वही पार्क की हुई अपने बाइक के पास गई और उस पर बैठ उसने बाइक स्टार्ट की। इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाती मार्टन वहां आ गया और उससे कुछ बोलने को ही हुआ था कि उससे पहले ही आद्या उससे बोली, हे मैन, क्या कर रहे हो? हटो जल्दी, पुलिस आ गई ना तो हो गया कांड। सिद्ध और मास्टर तो मेरी जान ही ले लेंगे। आद्या की बद सुनकर भी मार्टन वह से नहीं हटा और उसे ऐसे खड़ी देख आद्या ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और थोड़ा जोर से उसे खींचकर अपने पीछे कर बोली, चलो बैठो, तुम्हें भी लिफ्ट देकर यहाँ से निकालती हूँ। और आद्या ने उसे अपने पीछे बैठने का इशारा कर बाइक स्टार्ट कर दी। मार्टन भी बिना कुछ कहे आद्या के पीछे बैठ गया। उसके ओठों पर एक मुस्कान आ गई। आद्या की वो छोटी सी छुवन पल भर के अंदर ही मार्टन के अंदर पनप रहे गुस्से के लावा को शांत कर गई और उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मार्टन आद्या को मना ही नहीं कर पाया और चुपचाप आकर उसके पीछे बैठ गया। आद्या ने फुल रेस छोड़ते हुए अपनी बाइक स्टार्ट की और फिर तेजी से वहां से निकल गई। मार्टन को नहीं लगा था कि वो इतनी तेज बाइक चलाएंगी। इस वजह से फोर्स से वो थोड़ा पीछे हुआ और सपोर्ट के लिए उसने आद्या के कंधों को पकड़ लिया। आद्या एक पल तो कुछ नहीं बोली, लेकिन जब मार्टन के हाथ उसके कंधे पर से नहीं हटे तो उसने बाइक की स्पीड थोड़ी कम कर दी और पीछे की ओर झुककर उससे बोली, बड़ी बाइक पर बैठने की परमिशन दी है, मुझे छूने की नहीं, सो हाथ हटाओ। आद्या ने जिस एटीट्यूड से ये बात कही थी उसे सुन मार्टन के ओठ के किनार ऊपर की ओर उठ गए। उसने अपने हाथ नीचे किए और उसी एटीट्यूड से बोला, आई कनो कि तुमने मुझे बाइक पर बैठने की परमिशन दी है, न कि छूने की, लेकिन तुमने जिस स्पीड से बाइक स्टार्ट की थी ना, उस वजह से मुझे सपोर्ट के लिए तुम्हें छूना ही पड़ा। वो क्या है ना, बाइक पर किसी से पीछे बैठने का ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मार्टन कहकर उससे थोड़ा दूर होकर बैठ गया और आद्या मुस्कुराए और बोली, वेल फर्स्ट टाइम मेरा भी है किसी को अपने पीछे बिठाने का। और आद्या ने फिर से स्पीड बढ़ा दी, इस बात से अनजान होकर कि मार्टन कितना खुश हुआ था। आद्या के लबों से ये सुनकर वो पहला शख्स है जो उसके आद्या के पीछे बाइक पर बैठा था। आगे फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। मार्टन मुस्कुराते हुए आद्या के प्रेजेंस को फिल कर रहा था, तो वही आद्या बाइक चलाने पर कंसंट्रेट कर रही थी। वो लोग सिटी जाने वाले हाईवे पर लग गए और आगे जाकर एक जगह आद्या ने बाइक रोक दी। मार्टन उस जगह को देख हैरान हो गया और उससे आद्या से बोला, हम यहाँ क्यों रुके हैं? मार्टन को वो जगह कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो जगह काफी सुनसान थी और रात के अंधेरे से घिरी हुई भी। मार्टन ने आद्या की तरफ देखा और फिर उस जगह को गौर से देखने लगा। आद्या उसका सवाल सुन कुछ देर उसे देखती रह गई और फिर कुछ सोचकर जोर जोर से हंसने लगी। मार्टन की बातें और आंखें साफ साफ दिखा रही थी कि वो कितना सीरियस हो गया है और इसी वजह से आद्या में उसे एक पल निहारा और फिर हंसने लगी। मार्टन ने उसे घुरा और बोला, तुम्हारे हंसने की वजह जान सकता हूँ? मार्टन के सवाल पर आद्या झट से बोली, बेशक बेशक जान सकते हो। और आद्या फिर एक बार हंस पड़ी। मार्टन ने अपने हाथ फोल्ड किए और उसे घूरते हुए नजरों से ही बोला कि बताओ क्या रीजन है तुम्हारे हंसने का? और आद्या भी उसका सवाल समझ गई। उसने अपनी हंसी रोकी और बोली, हंसू नहीं तो क्या करूँ यार, तुम मुझे और इस जगह को ऐसे घूर रहे हो जैसे मैं तुम्हें यहाँ धोखे से लेकर आई हूँ और अब तुम्हें चाकू दिखाकर तुम्हें लुटकर तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। मतलब इतने सीरियस क्यों हो गए यार तुम? उद्धरण चिन्ह। आद्या का सवाल सुन मार्टन ने एक बार उसे देखा और फिर जगह को देखा। वो एक कदम आद्या के करीब आया और बोला, मैं सीरियस इस वजह से नहीं हुआ कि मुझे तुमसे कोई खतरा हो, बल्कि मैं तुम्हारे लिए सीरियस हुआ। इस तरह ऐसे अनजान लड़के के साथ रात के वक्त ऐसी सुनसान जगह पर रुकना क्या सेफ है? मार्टन आद्या का नाम लेते लेते रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। आद्या भी उसे ही देख रही थी, अपलक बिना अपने पलके झपकाए हुए, और उस अनजान शख्स के आंखों में, मार्टन के आंखों में झांकने की कोशिश कर रही थी जिसमें उसे अपने लिए फिक्र दिखाई दे रही थी। मार्टन सच में आद्या के सिक्योरिटी को लेकर बहुत फिक्रमंद था और थोड़ा डरा हुआ भी। कल तक उसके जिंदगी में डर नाम की कोई चीज नहीं थी, यहाँ तक कि उसे जानने वालों को भी कोई ये कहता ना कि मार्टन पाटिल डर गया
तो कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। इतना बेखौफ था मार्तंड, मगर आध्या के उसके लाइफ में आने के बाद सिर्फ एक दिन में ही मार्तंड एक बार नहीं बल्कि कई बार डर गया, और वो डर, वो फिक्र आध्या को अब उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? मार्तंड ने आध्या के चेहरे के आगे चुटकी बजाए और सवाल किया। आध्या में सिर्फ ना में सर हिलाया और कुछ ना बोलते हुए उससे नजरें चुरा ली। मार्तंड ही फिर बोला, अब चले यहाँ से। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ रुकना सेफ होगा। मार्तंड की बात सुन आध्या ने उसकी तरफ देखा और बोली, डोंट वरी, ये जगह सेफ है। आध्या बाइक के हैंडल को थाम कर वही पास के कच्चे रास्ते से बाइक थोड़ी अंदर लेने लग गई और मार्तंड ने बिना कुछ बोले ही उसके हाथ से बाइक अपने हाथ में ले ली और उसे आगे चलने का इशारा किया। वो रास्ता वाकई में बहुत ही खराब था और बाइक के हेडलाइट में साफ साफ दिखाई दे रहा था। मार्तंड किसी तरह से बाइक को थामे आध्या के पीछे जा रहा था। बस कुछ दूरी पर जाने के बाद आध्या ने उसे रुकने के लिए बोल दिया और गाड़ी को लॉक कर उसने बाइक पर लगी साइड बैग से एक और बैग निकाली। चले। आध्या के सवाल पर मार्तंड ने कुछ नहीं कहा और उसके पीछे जाने लगा। मोबाइल फ्लैशलाइट के उजाले में वो दोनों आगे बढ़ रहे थे और जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे वैसे वैसे मार्तंड को हवा में बढ़ी हुई ठंड का एहसास हो रहा था और कुछ ही देर में वो दोनों एक खूबसूरत तालाब के किनारे पहुंचे। आसपास बिखरे चांद और सितारों की रोशनी में वो जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। आध्या में मार्तंड के हाथ में अपना सेल फोन दिया और वहां आसपास की छोटी छोटी लकड़ियां जमा कर उसने अपने साथ लाई हुई माचिस से उन लकड़ियों में आग जला दी। मार्तंड उसे गौर से देख रहा था और उसकी हर एक हरकत को निहार रहा था। वो जिस तरह वहां थोड़ा अंधेरा होने के बावजूद भी हलचल कर रही थी ना, उससे ये साफ जाहिर था कि वो पहले भी कई बार आ चुकी है। आध्या ने फिर मार्तंड को बैठने का इशारा किया और साथ लाई हुई बैग में से एक टिफिन और थमस निकाल कर साइड में रख दिया। 17 इन्विटेशन। सुधा मोम की बात सुन राघव ने हाँ में सर हिलाया और सिया की तरफ देखने लग गया। सिया भी उसे देख रही थी। राघव उससे बोला, कॉल कनेक्ट करके दे रही हो ना? राघव की बात सुन सिया ने ना में सर हिलाया और धीरे से बोली, मेरे पास मेरा फोन नहीं है। वो मेरा फोन। सिया को आगे सुझा ही नहीं कि वो क्या कहे और कैसे कहे कि उसके घर वालों ने महीनों पहले ही उसका फोन उससे छीन लिया था। राघव शायद उसकी ये बात समझ गया और वो बोला, अम्मा डोंट वरी, मैं अपने फोन से कॉल कनेक्ट करता हूँ। 1 मिनट। हाँ, राघव ने कहा और जाकर अपना मोबाइल फोन ले आया। उसने फिर दोपहर को आए हुए गिरीश जी के नंबर पर कॉल किया और उन्हें इन्फॉर्म किया कि वो कल दोपहर तक आ जाएंगे। कुछ और बातें करने के बाद उसने सिया की तरफ देखा और फिर गिरीश जी से बोला, मैं सिया के पास कॉल देता हूँ, आप उससे बात कीजिए। राघव ने फिर मोबाइल सिया के पास दे दिया और उसे बात करने के लिए प्राइवेसी मिले इस वजह से सब एक एक कर वहां से चले गए। सिया ने अपने कैप्टे हाथों से मोबाइल लिया और किस तरह हिम्मत जुटाकर धीरे से बोली, हेलो पापा। जवाब में गिरीश जी की भी धीमी आवाज उसे सुनाई दी। वो उससे बोले, कैसी हो सियो? और उनका सवाल सुन सिया के आंखों से आंसू बहने लग गए। उसकी सिसकी गिरीश जी को भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो उससे सिया से बहुत कुछ कहना चाहते थे, उसके बारे में पूछना चाहते थे, मगर इन कुछ महीनों में उन दोनों के बीच इतनी दूरी आ गई थी कि वो आगे कुछ कह ही नहीं पाए। दोनों तरफ सिर्फ खामोशी थी। अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वो थी सिया की हल्की हल्की सिसकियां। आंखें तो गिरीश जी की भी नम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरह अपने आवाज पर कंट्रोल किया और बोले, कल जल्दी आ जाऊंगी ना, मैं इंतजार करूंगा। और उनके सवाल पर सिया ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया और सिसकते हुए हो बोली, हाँ पापा, जल्दी आऊंगी मैं। आप मेरा इंतजार करना। हाँ, मैं आ जाऊंगी। सिया खुश थी, बहुत ज्यादा खुश। उसके पापा के कुछ लफ्ज उसे कितना खुश कर गए थे ये उसके स्माइल पर से पता चल रहा था। हम रखता हूँ फोन, कल आ जाना। हाँ, गिरीश जी ने भावुक होते हुए कहा और फिर जल्दी से कॉल काट दी। कॉल कट होने के बाद भी सिया ने उसे अपने कान से पकड़ रखा था और वो सिसक रही थी। कितने महीनों बाद उसके पापा ने उससे बात की थी और उनके उन चमदा लफ्जों में छिपी ममता सिया को समझ आ गई थी। वो वैसे ही रोते हुए उसके पापा के कहे हर एक लफ्ज को बार बार याद कर रही थी। राघव जो तब से उसे देख रहा था, उसे अब सिया की हालत और देखी नहीं गई। गोरी सिया रो रो कर पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसके आंखों पर हल्की सी सुजन भी आ चुकी थी। राघव ने उसके सर पर हाथ रखा और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, शांत हो जाओ सिया, इतना नहीं रोते हैं। राघव की बात सुन सिया ने उसके तरफ देखा और रोते हुए बोली, मेरे पापा ने मुझसे बात की और आपको पता है, उन्होंने मुझे बोला कि कल में जल्दी आ जाओ, हम कल जाएंगे ना। क्या आप मुझे थोड़ा जल्दी उनके पार लेकर जाएंगे प्लीज? सिया राघव की तरफ बहुत उम्मीद से देखने लगी और राघव ने हाँ में सर हिलाया। वो बोला, हाँ, कल हम जल्दी ही जाएंगे, मैं लेकर जाऊंगा तुम्हें। राघव की बात सुन सिया सीधे उसके गले लग गई और रोते हुए ही उसे थैंक यू बोलने लग गई।
राघव हैराना था उसके इस मूव से, मगर उसे अच्छा भी लगा और उसने भी अपना हाथ उसके सर पर रख उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ देर दोनों वैसे ही थे, फिर राघव ही होश में आया और उससे बोला, सिया चलो फ्रेश हो जाओ, देखो तो सही, रो रो कर अपना चेहरा कैसा कर दिया है तुमने। सिया उसकी बात सुन उससे दूर हुई और उनकी करीबी को याद कर हल्का सा शर्मा गई। वो शर्माते हुए किसी तरह हकलाते हुए बोली, मैं अभी आती हूँ, और अगले ही पल सिया वहां से भाग गई। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि राघव से नजरें मिलाने की या फिर उसकी तरफ देखने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। राघव उसे ऐसे भागते देख मुस्कुराया और फिर उसकी नजरों से ओझल होते ही उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गए। वो समझ नहीं पा रहा था सिया के फैमिली को, अगर वाकई में वो इतने टॉक्सिक थे तो अब क्या था। गिरीश जी ने जब उससे सिया से कहा था ना कि कल जल्दी आना, उन लफ्जों से राघव को भी महसूस हो गया था कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। फिर उसकी शादी और बाकी सब, क्या सच में उनकी इज्जत उनकी बेटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी? यही सवाल राघव को रह रह कर आ रहे थे और उस ख्याल में खोया हुआ वो कृष्णा की आवाज से होश में आया। क्या कुछ कहा तुमने कृष? राघव ने सवाल किया और कृष्णा बोला, कहाँ खो गया था तू? वो छोड़, बड़ी मोम तुझे बुला रही है, वो कल जाना है नासिया के घर, तो उनका कहना था कि उनके कुछ गिफ्ट और पता नहीं क्या। जाकर देख ले कि वो क्या कह रही थी। कृष्णा ने राघव को भेज दिया और फिर राघव सुधा मोम में कमरे में चला गया। राघव ने दरवाजे पर नॉक करते हुए अंदर आने की इजाजत मांगी और अंदर आकर उनसे बोला, क्या हुआ मोम, आपने बुलाया? सुधा मोम ने उसे बैठने का इशारा किया और बोली, हाँ, कल सिया के घर खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। तुम एक काम करो, कल सुबह तुम कृष्णा और राज को लेकर मार्केट चले जाओ, सिया को भी अपने साथ ले जाना और उससे पूछकर सबके सभी घरवालों के लिए उनके पसंद का कुछ ना कुछ ले लेना। इस तरह खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। और हाँ, कुछ फ्रूट्स भी ले आना, लिस्ट में तुम्हें डाल दूंगी, बाकी मिठाई हम हमारे हमेशा वाली शॉप से लेकर चले जाएंगे। कविता, और कुछ रहा तो नहीं है ना? याद दिला दो मुझे। और संजय जी, आपसे मैंने कहा था कि सिया के हिस्से की ज्वेलरी बैंक लॉकर से निकाल लाएगा, लेकिन नहीं, आपको तो कुछ याद नहीं रहता। अब कल जाते वक्त उसे हमारी तरफ से दिए हुए गहने भी पहने होंगे ना? मगर आप है कि पता नहीं कैसे होगा सब कुछ। सुधा मोम अकेली है बड़बड़ाई जा रही थी और उसे ऐसा देख अक्षय, संजय जी और कविता मुस्कुरा रहे थे। हंसने वाली कोई बात नहीं की है मैंने। आपको कुछ समझ ही नहीं आता है, सुधा मोम ने उन्हें डांटते हुए कहा और वो सब खामोश हो गए। सुधा मोम की नज़र फिर राघव पर गई जो किसी सोच में खोया वहां ही खड़ा था। सुधा मोम फिर उसके पास आई और फिक्र से बोली, क्या हुआ राघव, कोई बात हुई है क्या? जवाब में राघव बोला, नहीं, वो बस सिया में पापा चाहते थे कि वो कल थोड़ा जल्दी आ जाए। वो मोम। राघव ने सिया और उसके पापा के बीच हुई सारी बातें, यहाँ तक कि जो उसे फील हुआ वो भी बता दिया, जिसे सुन सुधा मोम एक पल सोच में गिर गई। क्या हुआ मोम, क्या सोच रही है आप? राघव का सवाल सुन सुधा मोम मुस्कुराए और बोली, नहीं कुछ नहीं, एक काम करो, तुम सब ना अभी शॉपिंग के लिए चले जाओ, वैसे भी अभी तक तो 8:30 ही हुए हैं और कुछ शॉप्स तो लेट नाइट भी ओपन होती है ना, देखो क्या लेते आता है, और फिर सुबह तुम और सिया आगे जल्दी चले जाना। सुधा मोम की बात सुन राघव ने हाँ में सर हिलाया और अक्षय को आवाज देकर वो बाहर चले गए। शॉपिंग, हंसने वाली कोई बात नहीं की है मैंने। आपको कुछ समझ ही नहीं आता है, सुधा मोम ने उन्हें डांटते हुए कहा और वो सब खामोश हो गए। सुधा मोम की नज़र फिर राघव पर गई जो किसी सोच में खोया वहां ही खड़ा था। सुधा मोम फिर उसके पास आई और फिक्र से बोली, क्या हुआ राघव, कोई बात हुई है क्या? जवाब में राघव बोला, नहीं, वो बस सिया में पापा चाहते थे कि वो कल थोड़ा जल्दी आ जाए। वो मोम। राघव ने सिया और उसके पापा के बीच हुई सारी बातें, यहाँ तक कि जो उसे फील हुआ वो भी बता दिया, जिसे सुन सुधा मोम एक पल सोच में गिर गई। क्या हुआ मोम, क्या सोच रही है आप? राघव का सवाल सुन सुधा मोम मुस्कुराए और बोली, नहीं कुछ नहीं, एक काम करो, तुम सब ना अभी शॉपिंग के लिए चले जाओ, वैसे भी अभी तक तो 8:30 ही हुए हैं और कुछ शॉप्स तो लेट नाइट भी ओपन होती है ना, देखो क्या लेते आता है, और फिर सुबह तुम और सिया आगे जल्दी चले जाना। सुधा मोम की बात सुन राघव ने हाँ में सर हिलाया और अक्षय को आवाज देकर वो बाहर चले गए। सिया, सिया, राघव ने उसे आवाज देते हुए पुकारा और सिया जो कि किचन में बर्तन धो रही थी वो दौड़ते हुए ही बाहर आ गई। अपनी फूली हुई सांस को नॉर्मल करते हुए वो बोली, क्या हुआ जी, आपा ने बुलाया? उसका सवाल सुनने के लिए राघव होश में ही नहीं था। वो तो दौड़ती हुई सिया को आता देख फ्रिज होकर एक जगह खड़े हो गया। सिया देखी इतनी खूबसूरत रही थी को वो चाहकर भी अपनी आंखें उस पर से हटा नहीं पा रहा था। बालों का बंधा मेसी बन, जिसमें से कुछ लटे उसके चेहरे पर और गर्दन पर बिखरी हुई थी, दिखाई देती वो उसकी खूबसूरत लंबी गोरी गर्दन और उस पर जचता उसका पहना मंगलसूत्र। सिया ने अपने साड़ी का पल्लू अपने कमर पर बांध रखा था जिस वजह से उसकी गोरी गोरी कमर साफ दिख रही थी।
जिसे देख राघव ने अपनी थूक कटकी और कई सारी नाकाम कोशिशें करने के बाद आखिर में अपनी नज़र वहां से हटा दी। जी आपने कुछ कहा नहीं, क्या हुआ? सिया ने फिर से पूछा और जवाब में सबसे पहले राघव ने उसके कमर पर टके हुए उसके पल्लों को अलग कर दिया। सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई उसकी ये हरकत देख और राघव ने उससे अपनी नजरें फेर दी। वो धीरे से बोला, अपना काम छोड़ो और तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, घर वालों के लिए गिफ्ट लेने हैं। और राघव हवा की तेजी से वहां से चला गया। सिया वैसे ही खड़े रही और जब उसे एहसास हुआ कि राघव ने अभी क्या बोला और क्या किया, तब शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया, साथ ही में वो बहुत खुश भी हुई। तभी छोटी माँ ने उसे आवाज दी और उसके पास आते हुए बोली, सिया बेटा, काम रहने दो और राघव के साथ जाओ, और हाँ, जो तुम्हें पसंद है वो सारी चीजें ले लेना। छोटी माँ की बात सुन सिया बोली, हाँ छोटी माँ, बस 10 मिनट, मैं उतने बर्तन जल्दी से साफ करती हूँ और फिर जाती हूँ। सिया कहकर जल्दी से किचन की तरफ जाने लग गई, लेकिन छोटी माँ ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और सीधे तैयार होने के लिए भेज दिया। सिया खुश होते हुए उसके कमरे में गई और जल्दी से एक अच्छी से रॉयल ब्लू कलर की साड़ी पहनकर तैयार हो गई। ब्लैक कलर का छोटी स्लीव्स का ब्लाउज और वो डार्क ब्लू कलर की साड़ी उसके गोर रंग पर बहुत ही ज्यादा जच रही थी। सिया ने अपने बाल खोले, लेकिन फिर उसे याद आया कि शॉपिंग करते वक्त उसे उसके लंबे बाल कुछ ज्यादा ही परेशान करते हैं, इसलिए उसने जल्दी से अपने बालों का जुड़ा बन बनाया और कान में झुमके पहनकर हल्का सा मेकअप कर दिया। अपने आंखों में काजल सजाकर उसने अपनी पस ली और बाहर आकर सुधा मोम के कमरे की ओर चली गई। उसने दरवाजे पर कनोक करके अंदर आने की इजाजत मांगी और उनसे बोली, मोम वो हम शॉपिंग, आपने कहा था ना कि हम शॉपिंग पर जाए, तो क्या मैं जाऊँ? सिया ने इजाजत मांगते हुए कहा और सुधा मोम ने हाँ में सर हिलाकर उसे जाने के लिए इजाजत दे दी। फिर कुछ सोचकर उन्होंने उसे आवाज दी और बोली, ये लो, कुछ पैसे रख लो मेरी तरफ से, और तुम्हारा जो दिल चाहे अपने लिए खरीद लेना। सुधा मोम ने उसके हाथ में पैसे रख कर कहा। तभी पापा भी सामने आकर बोले, और ये मेरी तरफ से मेरी बेटी के लिए कुछ अच्छा सा खरीदना। हाँ, पापा ने आंखें मिचकाते हुए कहा और सिया ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। वो जल्दी से नीचे झुकी और उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले लिया। सब जाओ, राघव इंतजार कर रहा होगा। सुधा मोम ने उसे भेज दिया और सिया भी मुस्कुराती हुई चली गई। राघव ने उसे आते हुए देखा और इस बार किसी तरह से अपनी नजरों को उस पर से हटा दिया। वो खुद से ही बोला, ये क्यों हर बार इतनी खूबसूरत दिखती है, और पता नहीं मेरे नजरों को क्या हो गया, जो उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही है। राघव खुद से ही बदबदाए जा रहा था। तभी सिया के पायल की छनकार और हाथों की चूड़ियों की खनखन उसे सुनाई दी। उसने एक नज़र फिर से उसे देखा और मुस्कुराकर उसके लिए कार का गेट खोल दिया। सिया भी फिर जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। राघव ने उसके सभी भाइयों को उसके साथ आने के लिए कहा था, लेकिन राज ने उसे समझाते हुए कहा कि ये वक्त उन दोनों को एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बिताना चाहिए, ताकि वो दोनों एक दूसरे के करीब आ सके, एक दूसरे को समझ सके। राघव को भी कहीं ना कहीं उसकी बात सही लगी, इसलिए वो अकेला ही साथ जाने के लिए तैयार हुआ। राघव के अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठते ही सिया ने उसकी तरफ देखा और सवाल करते हुए बोली, वो बाकी सब नहीं आ रहे हैं? छोटी माँ ने कहा था कि अक्षय भाई और कृष्णा भाई आने वाले थे। सिया की बात सुन राघव उससे बोला, क्या तुम्हें मेरे साथ जाने में डर लग रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम एक फैमिली है ना, तो हम साथ जाएंगे ना, और फिर रात भी तो है, अगर साथ में कोई होता तो। सिया खामोश हो गई और फिर अपनी नजरें चुराते हुए बोली, आप मुझे ऐसे मत देखिए ना, मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या कहना है। सिया ने छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा और उसके एक्सप्रेशन और बात सुन राघव अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वो हंसने लग गया, जिसे देख सिया फिर से बोली, मैं क्या इतनी फनी हूँ जो आप सब बार बार मुझ पर हंसते हैं? सिया का चेहरा तो और भी छोटा हो गया, जिसे देख राघव ने ना में सर हिलाया और बोला, नहीं, तुम फनी नहीं बल्कि बहुत अच्छी हो, जितनी खूबसूरत हो ना, उतनी ही समझदार और रिश्तों का मान रखने वाली भी। और ये जो एक्सप्रेशन तुम्हारे चेहरे पर आते हैं ना, उसे देख अपने आप एक सुकून वाली मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। बहुत खुशी होती है मुझे इस वजह से, सिर्फ मुस्कुराता नहीं बल्कि खुलकर हंसता हूँ, राघव ने समझाते हुए कहा और फिर एक बार बड़ी सी स्माइल उसे दे दी। सिया ने भी समझते हुए उसे मुस्कान दी और बोली, तो आप उन्हें बुला रहे हैं ना? हम साथ में जाएंगे, और राज भाई को भी बुला लेना, हम साथ में जाएंगे। सिया की बात सुन राघव ने राज को कॉल किया और उन तीनों को भी अपने साथ आने के लिए बोल दिया। वो दोनों फिर गाड़ी से उतरे और उनके बड़ी गाड़ी की तरफ चले गए। राज, अक्षय और कृष्णा तीनों भी वहां आ गए। राज ने सिया की तरफ देखा और बोला, डोंट यू थिंक कि तुम दोनों को अकेले जाना चाहिए, तुम्हें उतना? राज के आगे कुछ बोलने से पहले ही सिया बोली, भाई, हम सब साथ जाते हैं ना, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप हमारे साथ आओगे तो। सिया ने इतने प्यार से कहा कि राज का भी दिल नहीं हुआ उसे मना करने के लिए। तभी अक्षय बोला, सोचो हाँ सिया, हमारा आकर या ना आकर कोई फायदा नहीं है,
क्योंकि हमें शॉपिंग का एस भी नहीं आता है। हाँ कृष्णा तुम्हारी हेल्प कर सकता है, माँ के साथ आदत है उसे शॉपिंग करने की। अक्षय की बात सुन सिया मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं भाई, मैं सब मैनेज कर लूंगी, बस आप मेरे साथ चलो, सिया ने कहा और फिर उस बड़ी गाड़ी में बैठ मुस्कुराते हुए वो पांचों शॉपिंग के लिए निकल गए। चैप्टर 19 आइसक्रीम। सिया ने भी समझते हुए उसे मुस्कान दी और बोली, तो आप उन्हें बुला रहे हैं ना? हम साथ में जाएंगे, और राज भाई को भी बुला लेना। हम साथ में जाएंगे। सिया की बात सुन राघव ने राज को कॉल किया और उन तीनों को भी अपने साथ आने के लिए बोल दिया। वो दोनों फिर गाड़ी से उतरे और उनके बड़ी गाड़ी की तरफ चले गए। राज, अक्षय और कृष्णा तीनों भी वहां आ गए। राज ने सिया की तरफ देखा और बोला, डोंट यू थिंक कि तुम दोनों को अकेले जाना चाहिए, तुम्हें उतना। राज के आगे कुछ बोलने से पहले ही सिया बोली, भाई हम सब साथ जाते हैं ना, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप हमारे साथ आओगे तो। सिया ने इतने प्यार से कहा कि राज का भी दिल नहीं हुआ उसे मना करने के लिए। तभी अक्षय बोला, सोचो हाँ सिया, हमारा आकर या ना आकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें शॉपिंग का एस भी नहीं आता है। हाँ कृष्णा तुम्हारी हेल्प कर सकता है, माँ के साथ आदत है उसे शॉपिंग करने की। अक्षय की बात सुन सिया मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं भाई, मैं सब मैनेज कर लूंगी, बस आप मेरे साथ चलो, सिया ने कहा और फिर उस बड़ी गाड़ी में बैठ मुस्कुराते हुए वो पांचों शॉपिंग के लिए निकल गए। राघव ने कार मॉल के सामने खड़ी की और उन्हें उतरने का बोल वो पार्किंग एरिया में चला गया। सिया ने एक पल मॉल की तरफ देखा और फिर राघव के आने तक वो वहीं खड़े रहे। उसके आते ही वो सब अंदर गए। सिया आगे चल रही थी और ये चारों उसके पीछे, जैसे उसके बॉडीगार्ड्स हो। मॉल में जो थोड़ी बहुत गर्दी थी वो इन सबको बस देखते ही रह गए। एक बेहद खूबसूरत लड़की और उसके आसपास खड़े चार उतने ही हैंडसम पर्सनैलिटी वाले लड़के, सब बस उन्हें ही देख रहे थे। सिया ने राघव की तरफ देखा और बोली, सुनिए ना, पहले हम जेंट्स सेक्शन में जाते हैं, वहाँ सबके लिए कपड़े ले लेंगे और फिर लेडीज की शॉपिंग करेंगे। मोम ने सभी के लिए कपड़े लेने के लिए बोले थे और घड़ी या दूसरा कुछ। सिया की बात सुन राघव ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। वैसे भी वो सिर्फ पेमेंट करने और बैग उठाने के लिए ही आया था, ये शॉपिंग तो उसके बस की बात ही नहीं थी। सेम हाल अक्षय का भी था। राघव और अक्षय शॉपिंग के मामले में बहुत ही आलसी थे। राज का भी वैसा ही कुछ हाल था, मगर फिर भी वो कभी कभार कुछ ना कुछ खरीद लेता था। इन सब से अलग कृष्णा छोटी माँ को हेल्प किया करता था शॉपिंग में। वो सब थर्ड फ्लोर पर मौजूद जेंट्स सेक्शन में गए। कृष्णा यहाँ से की शॉपिंग करता तो वो पहले वही चले गए। राघव, राज और अक्षय ने एक कॉर्नर देखा और जाकर बैठ गए। वही सिया और कृष्णा आगे गए। सेल्समैन ने उन्हें आते हुए देखा और उन्हें ग्रीट करते हुए बोला, वेलकम सर, मैडम, कहिए क्या देखना पसंद करेंगे आप? सिया भी मुस्कुराए और बोली, हमें सादा कुर्ता पजामा का सेट दिखाए। सिया ने फिर कृष्णा की तरफ देखा और बोली, भाई आप कलर सिलेक्ट करने में मेरी हेल्प कीजिए। ओके। सिया की बात सुन कृष्णा ने उसे थंब दिखाया और ओके बोला। उसके बाद सिया ने शुरुआत की अपने शॉपिंग स्किल्स दिखाने की और 5 ही मिनट में उसके बड़े पापा के लिए उसने कुर्ता खरीद लिया। उसके बड़े पापा हमेशा सादे कपड़े पहनना पसंद करते थे। उन्हीं से अलग थे उसके पापा, जिन्हें सफारी सूट पसंद था, जिसकी शॉपिंग भी अगले 5 मिनट में हो गई। सिया को पता था कि उसे क्या लेना है और वो उसी हिसाब से उस सेल्समैन को बता रही थी, जिस वजह से उसके दोनों ड्रेस बहुत जल्दी सिलेक्ट हो गए। सिया ने कुछ सोचा और बोली, भैया अब ना फॉर्मल विद कोट की 2 ड्रेस सेट दिखाए, उस पर शर्ट लाइट कलर में होने चाहिए। और फिर कुछ ही मिनट्स में उसके सामने कुछ सेट्स आ गए, जिसमें से सिया और कृष्णा ने 2 सिलेक्ट कर लिए। सेल्समैन भी बहुत खुश था सिया और कृष्णा के ऊपर और उसी खुशी में वो बोला, अरे वाह मैडम, आप दोनों भाई बहन शॉपिंग के मामले में बहुत ही अच्छे हैं, वरना तो 4 ड्रेस सिलेक्ट होने में कोई 4 घंटे लगा देता है। उसकी बात सुन कृष्णा और सिया ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। सिया बोली, थैंक यू भैया, अब एक काम कीजिए, इसमें से वो ब्लू वाला ड्रेस है ना, वो साइड में रखिए और 5 फॉर्मल ड्रेस दिखाए। सिया की बात सुन जहां सेल्समैन कम पर लग गया वही कृष्णा थोड़ा काफ्यूज हुआ। उसे जहां तक पता था सिया को तो 3 ही भाई थे ना, फिर 5 ड्रेस, मगर उसने उससे कुछ नहीं कहा और उसकी हेल्प करने लगा। उन ड्रेसेस की सिलेक्शन के बाद सिया ने 2 और टी-शर्ट और उस पर जीन्स और अरमानी पैंट्स खरीद ली और कृष्णा की तरफ देखकर डन बोला। कृष्णा कंफ्यूज था, मगर उसने उससे कुछ नहीं कहा। सिया उससे बोली, भाई आप इन्हें बुलाकर लाएंगे वो पेमेंट? सिया की बात सुन कृष्णा ने हमें सर हिलाया और राघव को बुलाने के लिए चला गया। सिया उस सेल्समैन से बोली, भैया आप वो पहला वाला कोट सेट और इनमें से ये 4 फॉर्मल ड्रेस का बिल अलग तैयार कीजिए और इस कार्ड से उनकी पेमेंट कर लीजिए। सिया ने एक कार्ड उसके तरफ दिया और राघव के आने से पहले ही उन ड्रेसेस का बिल कर दिया। राघव के आने के बाद वो बिल करके बाहर निकले। राघव थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि जितने सामान की बाइक थी उस हिसाब से बिल उसे कम ही लग रहा था, मगर उसने कुछ नहीं कहा और बाइक लेकर बाहर चला गया। राज ने बाइक को देखा और बोला, इतनी शॉपिंग और वो भी इतने कम टाइम में, नोट बैड सिया,
तुम तो बहुत स्मार्ट हो। राज की तारीफ सुन सिया मुस्कुराए और बोली, और कृष्णा भाई भी, उन्होंने ने मेरी बहुत हेल्प की। सिया की बात सुन कृष्णा मुस्कुराया और फिर वो लेडीज सेक्शन में गए। वह भी सिया ने बहुत ही जल्दी जल्दी 5 साड़ियाँ खरीद ली और फिर वो वॉच खरीदने के लिए गए। अगेन सिया ने जल्दी जल्दी 11 जेंट्स वॉच और 5 लेडीज वॉच खरीद ली, जिसमें से कुछ का पेमेंट उसने किया और कुछ का राघव के थ्रू करवाया। उसे वहाँ एक हैंड बैग भी पसंद आई और उसने वो भी खरीद ली, मगर इस बैग का पेमेंट राघव ने किया। उन्होंने वक्त देखा तो अब तक 11 भी नहीं बजे थे। अक्षय बोला, गाइज हमारे वाले आइसक्रीम पार्लर चलते हैं, अभी भी ओपन ही होगा। और उसकी बात सुन राघव ने गाड़ी उस और ले ली। वहाँ उनका हमेशा आना जाना था और वो वेटर भी उनके पहचान का था। इस वजह से जैसे ही उसने गाड़ी देखी वो बिना कुछ कहे ही उनकी ऑर्डर ले आया और उन्हें सर्व करते हुए बोला, सर आपके ऑर्डर और पार्सल भी रेडी करने के लिए बोल दिया है। कहकर ही उसकी नज़र सिया पर गई और उसने राघव और बाकी सब की तरफ देखा किसी तरह से। फिर वो बोला, मैम आप क्या लेना चाहेंगी। सिया ने फिर राघव की तरफ देखा और उसने आंखें मिचकाते हुए अपनी ऑर्डर देने के लिए बोल दिया। सिया ने फिर उसे ऑर्डर देते हुए बोली, आई वॉन्ट चॉकलेट ब्राउनी विथ एक्स्ट्रा टॉपिंग्स। सिया ने चाहते हुए कहा, उसने काफ़ी दिन हो गए थे उसकी फेवरेट आइसक्रीम नहीं खाई थी, तो वो बहुत एक्साइटेड थी। और आज इतने दिन बाद ना सिर्फ वो बाहर आई थी, बल्कि उसने अब बहुत सारी शॉपिंग भी की और अब उसकी फेवरेट आइसक्रीम, उसकी खुशी तो 7वें आसमान पर थी। उसे इतना खुश देख सबको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा और राघव को तो सबसे ज्यादा। काफी खुश था वो सिया को ही इतना खुश देख और बस उसे देखता ही रह गया। ऑर्डर आने के बाद सब ने अपनी अपनी आइसक्रीम एंजॉय की और घर के लिए निकल गए। चैप्टर 20 एंग्री राघव। वह भी सिया ने बहुत ही जल्दी जल्दी 5 साड़ियाँ खरीद ली और फिर वो वॉच खरीदने के लिए गए। अगेन सिया ने जल्दी जल्दी 11 जेंट्स वॉच और 5 लेडीज वॉच खरीद ली, जिसमें से कुछ का पेमेंट उसने किया और कुछ का राघव के थ्रू करवाया। उसे वहाँ एक हैंड बैग भी पसंद आई और उसने वो भी खरीद ली, मगर इस बैग का पेमेंट राघव ने किया। उन्होंने वक्त देखा तो अब तक 11 भी नहीं बजे थे। अक्षय बोला, गाइज हमारे वाले आइसक्रीम पार्लर चलते हैं, अभी भी ओपन ही होगा। और उसकी बात सुन राघव ने गाड़ी उस और ले ली। वहाँ उनका हमेशा आना जाना था और वो वेटर भी उनके पहचान का था। इस वजह से जैसे ही उसने गाड़ी देखी वो बिना कुछ कहे ही उनकी ऑर्डर ले आया और उन्हें सर्व करते हुए बोला, सर आपके ऑर्डर और पार्सल भी रेडी करने के लिए बोल दिया है। कहकर ही उसकी नज़र सिया पर गई और उसने राघव और बाकी सब की तरफ देखा किसी तरह से। फिर वो बोला, मैम आप क्या लेना चाहेंगी। सिया ने फिर राघव की तरफ देखा और उसने आंखें मिचकाते हुए अपनी ऑर्डर देने के लिए बोल दिया। सिया ने फिर उसे ऑर्डर देते हुए बोली, आई वॉन्ट चॉकलेट ब्राउनी विथ एक्स्ट्रा टॉपिंग्स। सिया ने चाहते हुए कहा, उसने काफ़ी दिन हो गए थे उसकी फेवरेट आइसक्रीम नहीं खाई थी, तो वो बहुत एक्साइटेड थी। और आज इतने दिन बाद ना सिर्फ वो बाहर आई थी, बल्कि उसने अब बहुत सारी शॉपिंग भी की और अब उसकी फेवरेट आइसक्रीम, उसकी खुशी तो 7वें आसमान पर थी। उसे इतना खुश देख सबको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा और राघव को तो सबसे ज्यादा। काफी खुश था वो सिया को ही इतना खुश देख और बस उसे देखता ही रह गया। ऑर्डर आने के बाद सब ने अपनी अपनी आइसक्रीम एंजॉय की और घर के लिए निकल गए। राघव, सिया और बाकी सब जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें वहां सुधा मोम, पापा और छोटी माँ बैठे हुए दिखाई दिए। राघव ने उन्हें घूर कर देखा और बोला, क्या आप लोगों ने वक्त देखा है? 11:30 बजे है और आप अब तक जाग रहे हैं। डोंट यू थिंक कि आपको अभी तक सो जाना चाहिए था? राघव में कि खड़ूस डॉक्टर ने कहा, जिसे देख सब बड़ों ने अपनी आंखें घुमा दी। छोटी माँ ने भी उसे इग्नोर किया और सिया के पास आते हुए बोली, हो गई सब शॉपिंग? कुछ रहा हो तो हमें बता देना, मैं और भाभी कल सुबह सुबह मार्केट जाकर ले आएंगे। राज ने मॉल से निकलने के बाद घर पर कॉल कर सुधा मोम को बता दिया था कि वो लोग आधे घंटे में घर आ जाएंगे। उसकी बात सुन सुधा मोम फिक्र में पड़ गई। अब इतनी जल्दी इतनी सारी शॉपिंग थोड़ी ना हो सकती थी भला। उन्हें लगा कि शायद सिया ने सारी चीजें खरीदी नहीं है और यही बात उन्होंने कविता, छोटी माँ को और पापा को बता दी। वो भी फिक्र में पड़ गए और उनके घर आने का इंतजार करते हुए बैठे रहे। सिया मुस्कुराए और बोली, हाँ हो गई छोटी माँ, सब कुछ खरीद लिया, मैं दिखाऊं आपको? सिया की चहकती हुई आवाज सुन और उन्हें शॉपिंग दिखाने की एक्साइटमेंट देख राघव ने कुछ बोलने के लिए खोला हुआ अपना मुंह बंद कर दिया। वो अभी के अभी सभी को जिनके उनके कमरे में भेजना चाहता था और सिया को लेकर अपने रूम में जाना चाहता था। आज का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सभी कुछ सिया ने बनाया था और इतना ही नहीं बल्कि उसका सारा सामान भी अनपैक करके अच्छे से अरेंज करके रख लिया था। इतना सारा काम करने के बाद लास्ट में शॉपिंग। इसी वजह से राघव चाहता था कि सिया अब जाकर आराम करे, लेकिन नहीं, उसे तो सोना नहीं था बल्कि अपनी की हुई शॉपिंग सभी को बतानी थी। अब छोटी माँ ने सोचते हुए सुधा मोम की तरफ देखा और उन्होंने हाँ में सर हिला दिया।
उन दोनों ने सोच लिया था अगर कुछ कम लगेगा तो वो कल लेकर आ जाएंगे। छोटी माँ फिर सिया की तरफ देखकर बोली, हाँ बिल्कुल, दिखाओ तो जरा क्या क्या खरीदा है तुमने। और बस उनका इतना ही कहना सिया ने चाहते हुए बैग उठाए और एक एक बैग खोलकर सभी को सब कुछ दिखाने लग गई। उसने अपने परिवार के लिए लाए हुए सभी कपड़े और वॉच एक एक कर दिखाए और उसकी शॉपिंग सुधा मोम और छोटी माँ दोनों को भी बहुत पसंद आई। बहुत ही बारीकी से देखकर खरीदा था उसमें सब कुछ, रंग और फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। सुधा मोम अपने आप को उसकी तारीफ करने से रोक नहीं पाए। अरे वाह सिया, तुम्हारी चॉइस तो बहुत ही अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। उनके मुंह से अपने लिए तारीफ सुन सिया खुश हुई और बोली, मोम कृष्णा भाई ने भी इसमें मेरी बहुत हेल्प की, अगर वो नहीं होती तो सब कुछ इतनी जल्दी नहीं होता। पापा सिया की बात सुन बोले, मुझे लगा ही था कि सिर्फ कृषि तुम्हारी मदद करेगा, वरना ये तीनों तो किसी के काम के नहीं है। पापा की बात सुन सब मुस्कुरा उठे तो वही बाकी बचे हुए तीनों में मुंह बना लिया। कृष्णा सिया की तरफ देखकर बोला, वैसे सिया, उन बैग्स में के कपड़े किसके लिए है? तुमने बताया नहीं अभी तक। कृष्णा ने इतनी देर से अपने मन में चल रहे सवाल को पूछ ही लिया और जवाब में सिया बोली, ये सब आप सब के लिए है। मैंने 1 मिनट, हाँ मैं दिखाती हूँ। सिया ने जल्दी से दूसरी बैग खोली और उसने इससे सबसे पहले पापा के लिए लिया हुआ फॉर्मल ड्रेस विद कोट निकाल कर उन्हें दे दिया। फिर सुधा मोम और छोटी माँ की साड़ी और फिर एक एक कर लिए हुए सभी फॉर्मल ड्रेस उसने निकाल कर राज, अक्षय, कृष्णा और फिर लास्ट में राघव को दे दिए। सिया ने फिर दूसरे बैग में से सबके लिए ली हुई घया निकाली और एक केर वो भी सभी को दे दी और लास्ट में वो पर्स छोटी माँ को देते हुए सिया बोली, छोटी माँ ये पर्स आपके लिए, मुझे ना ये आपके लिए बहुत ज्यादा पसंद आई और आपके लिए मैंने जो साड़ी ली है ना, ये उस पर भी मैच हो जाएगी, इसलिए ये मैंने ली। सिया की बात सुन छोटी माँ को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने पर्स को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छी है, थैंक यू बेटा। छोटी माँ यूं मुस्कुराते हुए देख सभी को बहुत अच्छा लगा। सिया, ये सब तो ठीक है, लेकिन इन सारी चीजों का बिल बहुत ही कम आया है, कैसे? राघव ने सवाल किया, जिसे सुन सिया हड़बड़ा गई। वो किसी तरह से बोली, वो आप सब के लिए हुई चीजों का बिल मैंने पे कर दिया। वो मैं आप सब के लिए कुछ न कुछ लेना चाहती थी ना, इस वजह से बिल। सिया से आगे कुछ बोला ही नहीं गया जब उसने राघव का गुस्से भरा चेहरा देखा। राघव गुस्से से उससे बोला, और किससे पूछकर तुमने अपने घरवालों के पैसे खर्च किए? क्या मैं तुम्हारे खर्चे उठाने के लायक नहीं हूँ क्या? या फिर मैंने मना करा था तुम्हें ज्यादा खर्चा करने के लिए, इसलिए तुमने अपने घरवालों में पैसे यूज किए? राघव ने बेहद गुस्से में कही थी ये बात और थोड़ी तेज आवाज में भी, जिसे सुन सिया सहम गई और डर से कांपने लगी। उसे यूं डरता देख राघव को तो और भी गुस्सा आया और वो सख्ती से बोला, मैंने ऐसा क्या कह दिया सिया कि तुम मुझसे इतना डर रही हो? क्या मैंने मारा तुम्हें जो तुम मुझे से? राघव आगे कुछ बोला पाता उससे पहले ही सुधा मोम उससे बोली, राघव बस करो, एक और लफ्ज नहीं। और उनकी बात मान राघव चुप हो गया और सिया के तरफ उसने पीठ कर ली। पता नहीं क्यों मगर सिया उसे इस तरह नहीं देख पाए। वो किसी तरह हिम्मत करके बोली, जी ये पैसे ऐसे मेरे घरवालों के नहीं थे, बल्कि मेरे थे। मैं जॉब करती थी ना अकाउंटिंग की, तो वो प्रोफेसर के पास, वो उसके पैसे मेरे ही। सिया को सूझ ही नहीं रहा था कि वो कैसे कहे। उसे इतना ज्यादा डर लग रहा था कि वो लगभग बेहोश होने के कगार पर थी और अंत में जब उसका दिमाग ये सारा स्ट्रेस से नहीं पाया तब वो चक्कर खाकर नीचे गिरने को हुई। सिया, सभी के मुंह से उसी का नाम निकला और उसके गिरने से पहले ही अक्षय और राज जो उसके करीब थे उन्होंने उसे पकड़ लिया। इतनी देर से गुस्से में खड़ा राघव भी जल्दी से पीछे मुड़ा और जल्दी से सिया के पास आ गया। राज ने उसे गुस्से में घुरा और कृष्णा से बोला, कृष्णा मेरी हेल्प करो सिया को अंदर छोटी माँ के कमरे में ले जाने के लिए, और अक्षय जल्दी से मेडिकल किट लेकर आओ। राज की बात मान कृष्णा ने एक पला राघव को देखा और उसने जैसे ही हाँ में इशारा किया, कृष्णा ने उसे अपने गोद में उठाकर छोटी माँ के कमरे में ले गया। वह जाकर राज ने उसे चेक किया और फिर इंजेक्शन लगा दिया।